हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवीएससी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के साथ, दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज। तो इसमें हमें सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 के साथ। सो सेक्शन 4 इज अबाउट चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। मतलब इनकम पे टैक्स कब लगेगा, किस पर इनकम पे टैक्स लगेगा, कब लगेगा इनकम पे टैक्स, वो पढ़ना है हमको इस सेक्शन में। ओके, तो कब लगेगा, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर। मतलब हर पर्सन, एवरी पर्सन में क्या आते हैं, पर्सन में क्या सिर्फ हम आते हैं क्या, नहीं, पर्सन में इंडिविजुअल आते हैं, HUF, कंपनी, फर्म, EOPBOI, AJP एंड लोकल अथॉरिटी। ओके, सो एवरी पर्सन, हर पर्सन जिसकी टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम। सपोज फॉर एग्जांपल एक है मिस्टर एक्स का बिजनेस है, मिस्टर एक्स की हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है मिस्टर एक्स ने। सो जो उनका बिजनेस से इनकम आई, जो उनकी किराए पे देने से इनकम आई, मतलब जो भी इनकम आई, जो भी, अगर उनने एक लैंड ली है और वो लैंड बेच दी है उसी साल में, प्रीवियस ईयर पिछले साल में बेच दी है, मतलब जो लैंड की इनकम आई, जो लैंड बेचने से इनकम आई, जो बिजनेस से इनकम आई, जो रेंट से इनकम आई, वो पूरी इनकम, टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, कब की, पिछले साल की। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, असेसमेंट ईयर मतलब ये साल। जैसे 2020-21 अगर असेसमेंट ईयर है तो 2019-20 उसका प्रीवियस ईयर। तो ये लाइन समझी, एवरी पर्सन की डेफिनेशन क्या दी गई है 232 में, हुज टोटल इनकम मतलब पूरी इनकम पे, ऑफ अ प्रीवियस ईयर, कब की, पिछले साल की, मतलब पिछले साल की इनकम पे टैक्स लगना। ठीक है, exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax is an assessee। मतलब क्या, मतलब अगर उनकी टोटल इनकम, क्या बोला, अगर पर्सन की टोटल इनकम एक्सीड करेगी द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मतलब ऐसा अमाउंट जिस इनकम पे टैक्स नहीं लगता। जैसे कि 1 से लेके 2.5 लाख तक इनकम माफ है, उस पर टैक्स 0 है, 1 से लेके 2.5 लाख पे 0 है। इंडिविजुअल के लिए 1 से लेके 2.5 लाख पे इनकम पे टैक्स 0 है। तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज 2.5 लाख। अगर सपोज मिस्टर एक्स का ही एग्जांपल ले ले, अगर मिस्टर एक्स की पिछले साल की इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख है, अगर 2.5 लाख भी है समझ लो, तो वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स से एक्सीड कर रही है क्या, नहीं कर रही है, उससे ज्यादा है क्या, नहीं है। तो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं, अगर 2.5 लाख भी है तो इनकम पे टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इस पे चार्ज ऑफ इनकम ये सेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, ये सेक्शन कब लगेगा, अगर उनकी इनकम 2,51,000 हो गई, गलती से 1,000 से भी बढ़ गई, 2,51,000 होगी, तो इस केस में पूरे 2,51,000 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो पर्सन क्या कहलाएंगे, वो पर्सन असेसी कहलाएंगे। उस टाइम पे क्या बोला, एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज एन असेसी, वो क्या कहलाएंगे, असेसी कहलाने लगेंगे। मिस्टर एक्स क्या कहलाने लगेंगे, असेसी। एंड असेसी की डेफिनेशन हमने 2.7 में पढ़ी थी कि असेसी क्या है, असेसी पर्सन ऐसा पर्सन है जो कि लायबल है टू पे द टैक्स। असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, है ना, हमने पढ़ा था ना कि असेसी ऐसा पर्सन है जिसपे जो लायबल है कि वो टैक्स पे करे। तो कब लायबल होगा, जैसे हम मिस्टर एक्स का एग्जांपल ले लें, तो मिस्टर एक्स कब लायबल होंगे, जब उनके टोटल इनकम कब की, पिछले साल की, टोटल इनकम कब की, पिछले साल की 2.5 लाख से ज्यादा होगी, 2.5 लाख से ज्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा होगी, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स से ज्यादा होगी, तो वो असेसी कहलाएंगे और उनपे क्या लगेगा, उनपे इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, इतना समझा, ये 2 लाइन अच्छे से समझी। अब 3rd लाइन पे आते हैं, एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट्स। मतलब क्या, पिछले साल का प्रीवियस ईयर की इनकम है, प्रीवियस ईयर की इनकम कब चार्जेबल करेंगे हम, असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगाते हैं हम, असेसमेंट ईयर पे लगाते हैं। ठीक है, जो भी पिछले साल की इनकम हुई उस पर टैक्स कब लगेगा, इस साल लगेगा। अगर इस साल की जो भी इनकम हुई उस पे
उस पे टैक्स कब लगेगा? आने वाले साल में, ठीक है। तो ये क्या बोला है थर्ड लाइन में? चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट्स, हाँ, इन असेसमेंट ईयर में चार्जेबल होगी एट द रेट और रेट्स prescribed in the Finance Act or Income Tax Act for that relevant assessment year. हर साल का बजट आता है, हर साल का बजट के हिसाब से बजट में रेट्स आते हैं कि इस साल कितने रेट, कितना टैक्स लगेगा कितने रेट पे। जैसे पिछले साल के बजट में था 1 से लेके 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख से ज्यादा पे 30%, ठीक है। तो ऐसे हर साल बजट आते हैं, इस साल भी बजट आया, तो जो फाइनेंस एक्ट में लिखा रहेगा वो रेट से लगेगा, या इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा रहेगा वो रेट से लगेगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, रेट कौन से रेट से लगेगी? फाइनेंस एक्ट में लिखा है। हर साल का फाइनेंस एक्ट अलग अलग होता है, हर साल का बजट अलग अलग रहता है, फेब में बजट आता है, उसके हिसाब से हम इनकम पे टैक्स लगाते हैं, उस रेट के हिसाब से कि 5%, 10%, 15%, जितने भी परसेंट लगाना है उस रेट के हिसाब से लगाते हैं। फॉर दैट रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर है तो उस साल कौन सा रेट लागू होगा वो रेट के हिसाब से हम टैक्स लगाते, ओके, फॉर दैट असेसमेंट ईयर। सो द टोटल इनकम शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। और हमेशा टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। अगर वो रेसिडेंट है तो टोटल इनकम अलग होगी, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो टोटल इनकम अलग होगी। तो हमने सेक्शन 4 में क्या पढ़ा? सेक्शन 4 में पढ़ा कि हमारी इनकम पे टैक्स कब लगेगा। इनकम पे टैक्स कब लगेगा? तो कब लगेगा? एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम क्या है, जैसे हम एक पूरे टोटलिटी में एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की प्रीवियस ईयर की इनकम, मिस्टर एक्स की प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगेगा। कब टैक्स लगेगा? जब उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगी तब टैक्स लगेगा। और टैक्स लगेगा प्रीवियस ईयर की इनकम पे किस साल? असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, ओके। असेसमेंट ईयर मतलब क्या? ये वाला साल। और प्रीवियस ईयर मतलब क्या? पिछला साल। तो असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। और किस रेट से लगेगा? जो कि हर साल का जो भी लागू हो रहा है फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से, वो रेट से लगेगा, ओके। इतना समझा कि कब कब टैक्स लगेगा, सिंपल सी भाषा में अभी। और कब और किस पे टैक्स लगेगा? हर टोटल इनकम डिपेंड करती है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, ओके। सो इतना क्लियर हुआ। अभी सेक्शन 4 क्लियर हुआ। सेक्शन 4 इज अबाउट चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 5 इज अबाउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हमने पढ़ा कि हर पर्सन जिसकी टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है, पर्सन की टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, हमने ये पढ़ा। तो हम अब टोटल इनकम निकालेंगे कैसे? टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो टोटल इनकम का मतलब इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिया के रेसिडेंट है, ठीक है, या तो रेसिडेंट रहेंगे, अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें तो या तो वो रेसिडेंट रहेंगे या तो नॉन रेसिडेंट रहेंगे, या तो रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। तो अगर वो रेसिडेंट है, रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, income accrue or arise in India or deemed to accrue or arise in India, income which accrue or arise outside India। मतलब क्या? मतलब नहीं समझा होगा अभी, तो हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे मिस्टर एक्स है रेसिडेंट, ठीक है, तो उनकी जो इनकम, वो इनकम यहाँ रिसीव कर रहे हैं, इंडिया में रिसीव कर रहे हैं या इंडिया में रिसीव करने वाले हैं, इंडिया में ही लेने वाले हैं। जैसे वो जॉब करते हैं एक जगह, ठीक है, उनको सैलरी मिली, तो वो सैलरी क्या टैक्सेबल होगी? हाँ, वो सैलरी टैक्सेबल होगी। सैलरी मिली या फिर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, डीम टू रिसीव इन इंडिया, तो वो भी क्या कहलाएंगे? वो भी इनकम, टोटल इनकम में आएगी। पिछले साल में अगर उनको सैलरी मिली या मिलने वाली है तो इस साल वो टोटल इनकम में टैक्सेबल होगी, ठीक है। और क्या बोला? इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। जैसे हमारा बिजनेस है, जैसे मिस्टर एक्स का बिजनेस है और उन्होंने इनकम अक्रू और अराइज की इंडिया में,
ठीक है, या फिर अक्रू और अराइज इंडिया में होने वाली है। अक्रू और मतलब क्या, अक्रू और अराइज का मतलब सेक्शन 9 में दिया है जो हम आगे पढ़ने वाले। ओके, एंड इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, या तो अक्रू और अराइज बाहर हुई, जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की इनकम फॉरेन में उनका एक बिजनेस है, ठीक है, फॉरेन में उनका एक बिजनेस है और वो इनकम यहाँ, मतलब वो पैसे यहाँ ले रहे हैं, वो फॉरेन के बिजनेस के पैसे यहाँ ले रहे हैं। तो इस केस में उनकी सब इनकम, जहां से भी इनकम आ रही है, रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा है, जहां से भी इनकम आ रही है वो इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में, ठीक है। रेसिडेंट है वो, तो इन केस में क्या होगा कि पूरी इनकम टैक्सेबल होगी, या चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। रेसिडेंट है ना तो टैक्स यहाँ ही पे करे, ठीक है। तो रेसिडेंट का समझा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। सो अब हमें रेसिडेंट का समझा, रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे वो इंडिया की हो या आउटसाइड इंडिया हो, वो टोटल इनकम में मानी जाएगी। ओके, सो अब इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब अगर उन्होंने इनकम इंडिया में आके रिसीव किए, कोई भी इनकम हो, चाहे फॉरेन इनकम ही हो, फॉरेन इनकम इंडिया में आके रिसीव कर लिए, उन्होंने इंडिया में रिसीव कर ली, तो वो इनकम क्या होगी, वो इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी, वो इनकम उनके टोटल इनकम में यहाँ टैक्सेबल होगी। ओके, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। सेकेंड वन इज इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब क्या, मतलब उनकी इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है, जैसे वो यहाँ प्रोफेशन, जैसे वो यहाँ टीचिंग का प्रोफेशन कर रहे थे, ठीक है, टीचिंग का प्रोफेशन कर रहे थे और वो अब इसकी इनकम फॉरेन में रिसीव कर रहे हैं, बट इनकम अक्रू और अराइज तो इंडिया में हुई है ना, इंडिया की ही इनकम है, मतलब इंडिया में उन्होंने काम किए तो यहाँ अक्रू और अराइज हुई, यहाँ अक्रू और अराइज हुई, चाहे वो फॉरेन में भी जाके रिसीव करे, पर इस केस में क्या होगा, वो इनकम को हम टोटल इनकम में मानेंगे। तो समझा नॉन रेसिडेंट के दो पॉइंट्स। अब आते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस पे। तो इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, सेम और नॉन रेसिडेंट जैसा, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेम पॉइंट। Income which accrue or arise outside India from a business which is controlled from India or a profession which is set up in India. Okay? कोई बिजनेस है जो इंडिया से वो कंट्रोल कर रहे, जैसे फॉरेन बिजनेस है, उनका यूएस में बिजनेस है, सो यूएस में उनका बिजनेस है, वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, सो वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं ना बिजनेस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पर इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं ना वो, तो इस केस में क्या होगा, उनकी इनकम, उनकी जो भी वो बिजनेस से इनकम होगी वो टोटल इनकम में इंडिया में मानी जाएगी। ओके, और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, कोई प्रोफेशन है जो इंडिया में है, इंडिया में सेटअप है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी नॉट रेसिडेंट की इनकम को क्या माना जाएगा, इंडिया टोटल इनकम में लिया जाएगा। ओके, तो समझे अभी तीनों केस। फर्स्ट केस इज अबाउट रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया में पूरी इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे वो इंडिया के बाहर की हो चाहे वो इंडिया की हो, सब इनकम टोटल इनकम में मानेंगे हम, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इसमें क्या होगा, नॉन रेसिडेंट में इनकम दो ही इनकम मानी जाती है, अगर कोई इंडिया इनकम रिसीव किया हो इंडिया में या फिर अक्रू और अराइज हुआ हो इंडिया में। ओके, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में भी दो कंडीशंस है जो कि सिमिलर है। तीसरी कंडीशन अलग है जो कि बिजनेस वाली है, बिजनेस इंडिया के आउटसाइड इंडिया सेटअप है बट कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस की जो भी इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल होगी, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, और कोई प्रोफेशन है जो इंडिया में सेटअप है, उसकी कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम भी कहाँ टैक्सेबल होगी, उनकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। ओके, तो समझे अभी तीनों बेसिक तीनों कंडीशन। सो सेक्शन 5 इज अबाउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेसिडेंट, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट नॉन रेसिडेंट एंड थर्ड पॉइंट इज अबाउट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 6 के साथ जो कि रेसिडेंस इन इंडिया का है, जो कि हमने लेक्चर्स में पढ़ लिए, पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिए। अगर किसी ने वो लेक्चर देखा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर के बाद वो लेक्चर देख लेना। ओके,
तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ पढ़ा है, कंपनी फर्म ईओपी बीवाई एजेपी का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है। ओके, सो ये सब पॉइंट्स हमने वो कवर किए हैं, वो आप जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सो अब मैंने एक चार्ट बनाया है, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज समरी ऑफ सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। हमने सेक्शन 5 में क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ा, मतलब कब कब हम टोटल इनकम किस किस चीजों पे मानेंगे, ठीक है, कब कब टोटल इनकम मानेंगे, कब मानेंगे, अगर रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसमें ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, पूरी इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो इंडिया की हो या फॉरेन की हो, टैक्सेबल होगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इनकम which received in India or deemed to received in India और income accrue or arise in India or deemed to accrue or arise in India, वो इंडिया में टैक्सेबल है। और कौन सी है, इनकम which accrue or arise in India being derived from a business control from or profession set up in India, कोई बिजनेस है जो कि हम इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई प्रोफेशन है जो कि हमने इंडिया में सेटअप किए हैं, उससे आने वाली इनकम को हम क्या में मानेंगे, टोटल इनकम में मानेंगे इन केस ऑफ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट है सो उस केस में क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, सेम कंडीशन। एंड सेकंड वन इज इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5। एंड हमने सेक्शन 6 में पढ़ा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, ईओपीबीआई, एजेपी। एंड हमने पढ़ा था, हमने पर्सन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इंडिविजुअल एचयूएफ और एक कंपनी फर्म। तो हमने ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया था, देखो, सब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट तो रहेंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ भी रेसिडेंट रहेंगे, नॉन रेसिडेंट रहेंगे, अदर्स भी रेसिडेंट रहेंगे, नॉन रेसिडेंट रहेंगे। बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओके, अगर वो रेसिडेंट है तो या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेंगे या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ा है, ये हमने लेक्चर्स में पढ़ा है, पार्ट 1 ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में ये हमने पढ़ा है। तो जिसने नहीं देखा हो प्लीज गो थ्रू कर लीजिए वो वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कब वो रेसिडेंट कहलाएंगे, कब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे, कब वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे, या कब वो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ओके, एंड हमने फर्म, ईओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, ये भी पढ़ लिया है, ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा है। ओके, इस केस में क्या होता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ही होते हैं, इसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कंडीशंस नहीं आती। ओके, तो अभी हमको समझा यहाँ सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 4 इज अबाउट चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो हमको समझा सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ठीक है। तो यहाँ हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम पूरा खत्म होता है। ओके, बेसिस ऑफ चार्ज पूरा खत्म होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म होता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, सी यू ऑल, बाय बाय।